हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष शर्मा चैनल। हमारे चैनल का मोटो स्टॉक मार्केट नॉलेज को सिंप्लीफाई करना है। और पिछले एक दो हफ्ते में हम कोई वीडियो बना नहीं पाए थे कुछ बड़ी शेड्यूल के कारण, सो उसके लिए अपोलॉजी, बट वी आर बैक। सो लेट्स बिगिन। सेंसेक्स एंड निफ्टी के व्यू के साथ। पिछले कुछ दिनों मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल था। मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी स्लो डाउन था, और उसका कारण यही था कि जब इलेक्शन रिज़ल्ट होता है तब मार्केट थोड़ा नर्वस होता है। सो आज का मार्केट तो जब हम मना रहे हैं, आज का डेट जैसे 18 मार्च है, सो जो मार्केट था वो आज स्लाइटली ठीक ठाक था। सेंसेक्स वाज अप बाय 178 पॉइंट्स, निफ्टी वाज डेटा को रेफ़र कर लिया। सो सेंसेक्स 104 अप था और निफ्टी जस्ट 32 पॉइंट्स साइड पे था, तो 0.14% का ग्रोथ वी कैन से, यानी कि कोई हलचल ही नहीं है बाज़ार में। DI की बाइंग आई आज करीबन 2260 करोड़ की, एंड FII की सेलिंग आई आज करीबन 2051 करोड़ की। और कुछ की अपडेट देख लेते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो इशू चल रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को कहा है कि आप एफिडेविट फाइल करो कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने ये डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिया है। कुछ न्यूज़ ये भी आई है कि ऐसी कंपनियां जो लॉस इनकर कर रही है वो भी पॉलिटिकल पार्टियों को काफ़ी फंड ऑफ़र कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, ये कंसेप्ट अरुण जेटली ने लाया था। इसका मेन मोटो ये था कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी स्पेसिफिक को नहीं जाएगा। हालांकि इसका इन्वेस्टमेंट जो विनिंग पार्टी है, जिनकी जैसे सीट होती है, उस बेसिस पे एलोकेशन होगा। बट ये जो स्कैम है, ये शायद इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से नहीं लिया है इन्होंने पैसा, शायद और डिफरेंट रूट से लिया है। सो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को बड़ा फंड मिला है, एक गेमिंग ऐप कंपनी से, भारती एयरटेल का भी नाम आया है, जो कि कंपनी खुद लॉस इनकर कर रही है, एंड दे आर फंडिंग टू पॉलिटिकल पार्टी। सो इसके बिहाइंड क्या इंटेंशन है, अब कल देखते हैं सेबी वाले क्या एफिडेविट फाइल करते हैं। बिकॉज एफिडेविट जब कोई भी एम्प्लॉय फाइल करता है ना, दैट इज़ अ गारंटी ही इज़ गिविंग कि ही इज़ नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग। एंड सुप्रीम कोर्ट इज़ द सुप्रीम कोर्ट, यानी अपेक्स कोर्ट इन द कंट्री। सो इसका उजागर डेफिनेटली होगा। सेबी का शेयर कुछ खास नहीं चल रहा है, SBI का शेयर कुछ नहीं चल रहा है इन दिनों में। एंड और एक न्यूज़ आई, US के 10 ईयर बॉन्ड बोलते हैं, उनकी यील्ड का जो डेटा आया वो फिफ्थ स्ट्रेट वर अप फॉर फिफ्थ स्ट्रेट सेशन फॉर 3 वीक्स। मतलब 10 ईयर्स का जो बॉन्ड का डेटा है वो 5 स्ट्रेट सेशन से 3 हफ्ते से अपसाइड पे है। और एक और न्यूज़ आई कि ऑटोनोमस ड्राइविंग, जो टेस्ला का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उनकी एक कंपनी जो न्यूरो पाथवे है, उन्होंने टेस्ट करवाया, और जो पर्सन जिन्होंने ये ट्राई किया था उनका यही कहना था कि उनको 5 या 10% ही गाड़ी को मॉनिटर करना पड़ा, और ऑटोनोमस गाड़ी उन्होंने भीड़ वाले इलाकों में भी चलाई और हाईवेज़ पे भी चलाई। सो अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है, सो मतलब गाड़ियाँ खुद अपने आप चलेगी। सो आप सोचिए, टेक्नोलॉजी एक ड्राइवर का जॉब भी खा जाएगी। सो लेट्स सी हाउ इट रोल आउट। अभी के लिए तो टेस्ला का शेयर नेगेटिव साइड में ही चल रहा है, बिकॉज के वहाँ पे जब तक US फेड रेट कम नहीं करेगा इंटरेस्ट रेट, तब तक जो हम बोलते हैं कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, वो अपसाइड में नहीं जाता। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी वही कंपनियां होती है जो कंपनी इंटरेस्ट रेट साइकिल पे चलती नहीं है। मतलब आप घर हो गया, कार हो गया, ये EMI पे ख़रीदते हैं। सो जब इंटरेस्ट रेट कम होती है तो इनकी डिमांड ज़्यादा होती है, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है तो इनकी डिमांड कम होती है, बिकॉज जो यूज़र होगा उसके इन हैंड कुछ नहीं बचेगा अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगी, या तो उसको ज़्यादा बड़ा लंबा टेन्योर का लोन पे करना पड़ जाएगा। सो ये इसका कंसेप्ट है। कह रहे हैं जापान इज़ मूविंग आउट ऑफ द नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, और जापान पहली बार कह रहे हैं कि वो इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे।
और ये कारण ही है कि कुछ पिछले हफ्तों से येन जो उनकी करेंसी है वो डॉलर के अगेंस्ट अप्रिशिएट हो रही है। इसका सीधा इकोनॉमिक्स यही है कि जब कोई इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देता है सो जो लो कॉस्ट फंड है वहाँ पे मूव हो जाता है, उस कारण से वो करेंसी अच्छा करने लग जाती है। और जापान में तो कहते हैं कि वहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे डिफ्लेशनरी सिचुएशन है, मतलब वहाँ की पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन है तो नई डिमांड आती नहीं है और नेगेटिव इंटरेस्ट के कारण उधर प्राइस रिडक्शन हो जाता है। तो जो कंपनी वहाँ पे ऑपरेट करती है दे आर हैविंग वेरी टफ सिचुएशन, मतलब आप लॉफुली यू कैनॉट क्लोज द बिजनेस बट बिकॉज कोई डिमांड नहीं है और प्राइस आपको कम करना है अगले साल। सो वॉल्यूम ग्रोथ तो होता ही नहीं है और जो प्राइस ग्रोथ आने का एक्सपेक्टेशन होता है वो भी नेगेटिव होता है। सो जो कंपनी जो प्रोडक्ट्स नहीं चल रहे होते हैं वो कंपनी ज़्यादा उसको प्रमोट ही नहीं करते हैं, क्योंकि इट्स नॉट बेनिफिशियल टू डू बिज़नेस अगर आप नेगेटिव ROE करेंगे या नेगेटिव प्रॉफिट करेंगे। सो ये बिज़नेस इनसाइट आपको मैंने बताई एंड ये सुनी सुनाई बातें हैं, हमने सुनी है बट ऐसा होता है। रशिया में व्लादिमीर पुतिन 88% वोट से जीते हैं और वहाँ पे बोलते हैं डेमोक्रेसी है। दैट्स गुड न्यूज़। एंड एडवांस टैक्स कलेक्शन बोल रहे हैं 9.10 लाख करोड़ हुआ है एंड विच इज़ सिग्निफिकेंट गुड नंबर। और लेट्स सी ये क्वार्टर अब मार्च जो ख़त्म होगा सो अप्रैल मई में जो रिज़ल्ट्स आएंगे उसमें ये कैसे फ्लोट होता है। एंड LTIM की न्यूज़ आई है, LTIM टू इन्वेस्ट $12.3 million with Saudi Aramco to form JV in MENA region। ये MENA region होता है मिडल ईस्ट नेशन कंट्रीज़ को बोलते हैं, इनको MENA बोलते हैं। सो ये रीजन में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जॉइंट वेंचर करेंगे, यानी कि दुबई, सऊदी, ये सब मिडल ईस्ट कंट्री को MENA रीजन कहते हैं। और एक न्यूज़ आई कि इंडियन फॉरेक्स रिजर्व जंप 2 years हाई ऑफ 633 बिलियन, मतलब हमारा रिज़र्व काफ़ी बड़ा है पिछले 2 सालों में। 633 बिलियन US$ इज़ अ बिग अमाउंट एंड दिस इज़ हेल्पिंग RBI टू कर्ब द एक्सेस वॉलेटिलिटी इशू। सो RBI क्या करता है, जो फॉरेक्स रिज़र्व उसके पास होता है, सो जब करेंसी डेप्रिशिएट होती है सो RBI सेल्स US$, सो उससे करेंसी थोड़ी स्टेबल होती है। सो जिस भी कंट्री के पास फॉरेक्स रिज़र्व एक्सेस होता है वो इन्फ्लेशन को थोड़ा कम बैक कर पाता है, थोड़ा फाइट कर पाता है। अगर आपके पास फॉरेक्स रिज़र्व ही नहीं है तो आपकी हालत टाई फेस है, फिर आपको वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ेगा, जैसे कि पाकिस्तान को लेना पड़ रहा है और कुछ ऐसी कंट्रीज़ जिनके इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, टर्की हो गया है। वैसे कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हो गया है एंड इट्स ग्रोइंग अराउंड 15.9%। एंड पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि ये तो अब स्टार्ट है, EV व्हीकल सेल्स विल सिग्निफिकेंटली मेक इंडिया एन एक्सपोर्ट हब फॉर कमर्शियल इंजन्स, कार एंड ऑल। सो लेट्स सी हाउ इट मूव ऑन। और आज बात करेंगे कुछ हमारे कमेंट के बारे में। सो 2 कमेंट हमारे आए थे, उनमें एक शेयर पूछा गया था हमको ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस। सो ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस हमने हमारे पिछले वीडियो में किया भी था कि कैसे ये कंपनी इस क्वार्टर में इन्होंने प्रोडक्ट कंपनी है, इन्होंने कैसे बेहतर रिज़ल्ट शो किया और शेयर डबल हो गया फ्रॉम दी कोरोना का भाव। सो कोरोना में ये यूज़र ने भी 3000 के करीबन ये शेयर लिया था। सो इनका क्वेश्चन था कि इसको होल्ड रखना चाहिए कि सेल कर देना चाहिए। सो हमारा सुझाव ये रहेगा कि आप होल्ड रखिए। जो कंपनी अच्छा रिज़ल्ट दे रही है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है IT प्रोडक्ट कंपनी में, सर्विस कंपनी में, कि जब कोई कंपनी अच्छा टर्न अराउंड देती है सो देयर इज़ फर्दर मोर पोटेंशियल। और ओरेकल क्लाउड में काफ़ी कुछ किया है एंड हमको जितना समझ में आता है ओरेकल क्लाउड विल चेंज द वे द ERP फंक्शंस। सो हमारा तो सेइंग ये रहेगा कि ओरेकल बहुत अच्छा कंपनी है, आप इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखते रहिए और आपके पास है तो हड़बड़ में बेचे नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं। अगेन डिस्क्लेमर के तौर पे बोलना चाहेंगे, ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये हमारे पोर्टफोलियो में भी है और हम इसको एक
एजुकेशन के तौर पे बता रहे हैं। एक और शेयर के बारे में हमें पूछा गया था और उसका नाम था कोरामंडल इंटरनेशनल। ये फर्टिलाइज़र्स बनाती है कंपनी और लार्जेस्ट एग्री सोल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं ये। सो ये सेगमेंट बायो पेस्टिसाइड, स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ये सेगमेंट ही पूरा स्लो डाउन में चल रहा है। इनमें सबसे बड़ी कंपनी है PI इंडस्ट्रीज़, जो कि इनका खुद का पेटेंट रहता है प्रोडक्ट का। ये काफ़ी अच्छी चलती थी, बट बिकॉज ऑफ चाइनाज़ कंपटीशन ये PI इंडस्ट्री भी परफॉर्म नहीं कर रही है। सो अगर किसी इंडस्ट्री का लीडर ही परफॉर्म नहीं कर रहा है तो दूसरी कंपनी भी परफॉर्म नहीं करती है। इनका रिजल्ट्स भी थोड़ा लो साइड पे आया है। मतलब अब हम स्क्रीनर पे देख रहे हैं तो इनकी लास्ट ईयर की ट्रेलिंग P हमको 28 दिख रही है, 308 का भाव है, डेट टू इक्विटी 0.5 है, तो लगभग नहीं के बराबर है। बट अगर इनकी ट्रेलिंग P को हम डिराइव करें रिटर्न ऑन इक्विटी, सो करीबन इनका 9,050 करोड़ का इनका इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड है और इनका ट्रेलिंग प्रॉफिट आता है 1723, 9,050, सो करीबन 19% की ROE होगी और 19% को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ द बुक यू कैन पे, और 308 हमने बताया था इसका बुक वैल्यू है। सो शेयर फेयर वैल्यू से करीबन 100 रुपये डाउन साइड पे ट्रेड कर रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके बाय कर लो, बट आपके पास है तो आप इसको होल्ड रखिए। ये सेगमेंट जैसे ही स्टार्ट होगा, मतलब अब जब मानसून आएगा, सो इनके फर्टिलाइज़र बिकेंगे, तब इसमें एक रुझान आएगा। कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए आप रह सकते हैं, बट अभी का ट्रेंड देखेंगे तो ये स्लो डाउन में ही रहेगा कुछ दिनों और तक, बिकॉज ये कमोडिटी कंपनियों का यही इशू है कि इनके पास कुछ प्राइसिंग पावर नहीं होता है और ये एक सीजनल बिजनेस में है। फर्टिलाइज़र्स में तो ये 365 डेज़ नहीं होता है। जैसे इंडिया का बहुत सारा फार्मिंग मानसून पे डिपेंडेंट है, तब फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ होता है। सो ये भी एक कारण है। ऐसे हमको इस शेयरों को एनालिसिस करना चाहिए। इन्होंने 2 स्मॉल कैप शेयर्स के बारे में भी पूछा था। लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स, ये कंपनी प्रिलिमिनरी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग कमीशनिंग ऑफ हैवी मशीनरी, हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑल। सो ये कंपनी में रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छा है, बट अगेन जो हैवी इंडस्ट्रीज़ होती है, इन पर कंसिस्टेंट ऑर्डर बुक है कि नहीं, ये आपको इंश्योर करना चाहिए, वरना इस सीज़न तो कैपेक्स मूवमेंट साइकिल है तो इनको बिज़नेस मिलते रहेगा, बट जैसे स्लो डाउन आता है बिज़नेस में तो ये सेगमेंट पहले अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये आपको ऐसे शेयरों को एनालाइज करना है। सो आज का वीडियो हम यहाँ तक ही रखेंगे। हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।